हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज की हमारी वीडियो है इंट्रोडक्शन टू कॉपीराइट लॉ, जो कि है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टॉपिक। सो हम इस वीडियो में कॉपीराइट के बारे में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है। तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी मीनिंग समझ लेते हैं एक बार। सो एट इट्स कोर हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड, कि हम माइंड से कोई भी चीज क्रिएट करते हैं, कुछ भी इन्वेंट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई आर्टिस्टिक वर्क होता है, कोई कला होती है, कोई भी वर्क हो गया, कोई डिजाइन हो गया, कोई सिंबल हो गया, ठीक है, नेम हो गया, इमेजेस हो गई, ठीक है, जो हम अपने बिजनेस में, हम अपने काम में आगे यूज करते हैं। तो ये सब आईपी के अंदर आ जाता है। तो इसमें अलग-अलग तरीके के राइट्स होते हैं जो हमारे काम को, हमारी चीज़ों को, जो भी हम यूज़ करते हैं अपने काम के दौरान, जिससे हमें डैमेज हो सकती है अगर उसे कोई और यूज़ करे तो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग-अलग तरीके के एक्ट्स, राइट्स बनाए गए हैं। जैसे पेटेंट हो गया, वेयर इज़ माय पेन? पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया, कॉपीराइट हो गया और ट्रेड सीक्रेट्स हो गया। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे कोई इन्वेंशन हो गया, कोई ब्रांड हो गया, कोई बुक हो गई, कोई रेसिपी हो गई, कि उसके जैसी कोई और ना बन पाए। जिस पर्सन ने उसको इन्वेंट किया, उसको बनाया है मेहनत करके, कोई और उसकी कॉपी ना कर ले, उसका आइडिया चुरा ना ले, इसको, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे राइट्स और कुछ लॉज बनाए गए हैं। तो वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम उनमें से कॉपीराइट पढ़ेंगे। कॉपीराइट एक्ट क्या होता है? तो लेट्स अंडरस्टैंड। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको समझ ही आ गया है। एक बार आप अच्छे से ये वाला जो है, सेम बात जो मैंने आपको बताई है, वो सब कुछ इसमें लिखी हुई है, एक बार आप पढ़ लेना। इसमें बेसिकली यही लिखा हुआ है कि जो राइट्स है, जो पर्सन है जिसने इन्वेंट किया या फिर जिसने कुछ बनाया है, उसके राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंदर। और जो कि क्रिएटर्स के राइट होते हैं, और जो उसने इन्वेंट किया है, जो भी उसने बनाया है, इट कैन बी एनीथिंग, म्यूजिक, डिजाइन, तो वो चीजें भी, उसका जो काम है वो भी प्रोटेक्ट होता है अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है। और अलग अलग एक्ट होते हैं, वेरियस डोमेन्स फॉल अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, द डिजाइन एक्ट होता है 2000। ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ, लेट्स स्टार्ट विद कॉपीराइट नाउ। तो कॉपीराइट लॉ एक ऐसा लॉ है जो कि प्रोटेक्ट करता है एक्सप्रेशंस को। ठीक है ना? मैं ज्यादा पढ़ूंगी, ज्यादा रीड नहीं करूंगी, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आऊंगी, ना कि आइडियाज को। आइडियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट चीज है। कॉपीराइट जो है वो एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, यानी आपकी किए हुए वर्क को प्रोटेक्ट करता है। जब वो एक टेंजिबल में आ जाता है, यानी कि जब वो हमें दिखने लग जाता है, जब वो हमें, आपका काम, जैसे आपके माइंड में कोई आइडिया है, अब तब वो आपके माइंड में है और आप उतने में कोई और उसको यूज कर, मतलब कोई और उसे कोई म्यूजिक का आइडिया आपके माइंड में कि मैं ऐसा एक सॉन्ग बनाना चाहता हूँ, और इतने में कोई और बना देता है। अब आप उसमें ये नहीं कह सकते तो कॉपीराइट था, मेरे दिमाग में था। आपका वो काम होना चाहिए, तब जाके वो कॉपीराइट के अंदर आएगा, तब जाके आप उसे बोल सकते हैं कि दिस वाज कॉपीराइट। इसमें आपने मेरा कॉपीराइट जो है उसको हम मुझसे लिया है। So the Copyright Act 1957 protects original literary, dramatic, musical, and artistic work and cinematograph, films, and sound recording from unauthorized uses। तो ये कोई भी कोई और आपके अलावा जो आपका काम है, कोई और पर्सन यूज कर रहा है, या कोई और पर्सन उसको, उसका गलत फायदा उठा रहा है, आपके सिमिलर चीजें बना रहा है, तो उसमें आपका कॉपीराइट एक्ट लग जाता है, आपका काम प्रोटेक्टेड होता है कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर। सो प्रोविजंस और इसकी स्कोप क्या है? एस्टैब्लिश्ड अंडर वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड नेशनल लॉज, कई सारे वेरियस, इसको मतलब एस्टैब्लिश किया गया है, माना गया है, एस्टैब्लिश किया गया है इंटरनेशनल ट्रीटीज में और नेशनल लॉज के अंदर। कॉपीराइट लॉ माना जाएगा फिर ऑल ओवर जगह, हर जगह, नेशन से भी बाहर। एंड लॉ ऑपरेट्स विद इन डिफरेंट जुरिसडिक्शन, setting out the rights and obligation of creators and users. These provision outline the duration of copyright protection। अब उसकी कुछ ड्यूरेशंस भी होती है, कुछ ईयर्स भी होते हैं, ये नहीं कि हमेशा ही चलता रहेगा, हमेशा के लिए ले लिया है, फिर आपने कोई चीज इन्वेंट करी तो आप जैसे कोई कर ही नहीं सकता है। इसका एक ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पीरियड के लिए ही आपका कॉपीराइट, जिस टाइम पीरियड तक के लिए, उस टाइम पीरियड तक के लिए वो प्रोटेक्टेड है, उसके बाद उसे कोई भी यूज कर सकता है उस चीज को। नाउ
year of establishment. The concept of copyright dates back century with earlier, वो कब start हुआ था? Almost 18 to 19th century के time पे ये चीजें start होने लग गई थी. Now इसका meaning और purpose समझ लेते हैं. Protecting creator. तो सबसे बड़ा इसका मोटा-मोटा पर्पस है कि जो क्रिएटर है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, उसको एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है, ठीक है? उसका काम प्रोटेक्ट हो रहा है, उसने कोई काम पे मेहनत की है, उसको राइट मिल रहा है उस चीज़ का, ठीक है? तो उसके पास एक राइट हो जाता है कि वो अपने ही काम को रिप्रोड्यूस दोबारा बना सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने एक म्यूज़िक या मूवी बनाई, मूवी समझ लो आप। तो उस क्रिएटर ने मूवी बनाई, अब ऐसे तो वो मूवी कोई भी बना देगा और कोई भी दोबारा पैसे उस मूवी से छाप लेगा। बट क्या होगा कि अगर वो कॉपीराइट हुई मूवी उसे नहीं पसंद कि कोई और सेम आइडिया उसका यूज करे जो उसने मूवीज के अंदर एलिमेंट्स डाले हैं, जो उसने स्टोरी लाइन डाली है, जो भी, तो वो चीज कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट हो जाएगी और वो उसी के पास राइट होगा उसको दोबारा बनाने का, उसको पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का, उसे दिखाने का। बेसिकली अगर मूवी का एग्जांपल है, पब्लिकली परफॉर्म करने का एंड डिस्प्ले देयर वर्क, दिखाने का, ठीक है? सो ये बेनिफिट्स होते हैं क्रिएटर के पास। Then, fostering creativity. By granting creator control over their work, copyright law incentivizes innovation and encourages the production of new and original content. तो obviously creativity को मोटिवेट कर रहा है वो। अगर हम उसका काम अगर प्रोटेक्टेड है कॉपीराइट के अंडर, तो एक क्रिएटर को भी, उसके माइंड को एक तसल्ली होती है कि वो और चीजें भी क्रिएट कर सकते, कोई उसका गलत फायदा नहीं उठाएगा उन चीजों का। बैलेंसिंग इंटरेस्ट, तो कॉपीराइट लॉ एक तरीके का इंटरेस्ट बैलेंस कर रहा है कि आइडियाज आप एक्सचेंज कर सकते हो फ्रीली, नॉलेज आप बांट सकते हो फ्रीली, लेकिन कोई किसी का काम है वो फ्रीली नहीं बट सकता है। तो एक तरीके का इंटरेस्ट बैलेंस हो रहा है कि एक बार मेहनत हो गई किसी चीज के ऊपर तो आप वो चीज ऐसे इतनी आसानी से किसी से नहीं छीन सकते हो। नाउ हाउ कॉपीराइट लॉ वर्क्स, तो वर्क कैसे करता है कॉपीराइट लॉ? कॉपीराइट प्रोटेक्शन अराइजेस ऑटोमेटिकली, पहले तो वो ऑटोमेटिकली आ जाती है क्रिएटर के ओरिजिनल काम के ऊपर। जब वो काम हो जाता है उसका एक टेंजिबल मीडियम में आ जाता है, जैसे हम उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे कि वो या तो लिखा हुआ होना चाहिए या वो रिकॉर्डेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके दिमाग के अंदर है कोई चीज चल रही है और वो कॉपीराइट कह दे कि ये तो मेरा ही दिमाग के अंदर चल सकती थी, ये तो कॉपीराइट हो गया। ऐसा नहीं होता। सो क्रिएटर डू नॉट नीड टू रजिस्टर, क्रिएटर को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन उसे ऐसे ही मिल जाती है। ऑल्दो रजिस्टर करने से उसको फायदे बहुत मिलते हैं, ठीक है? कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो उसे रजिस्टर करने से मिल जाते हैं, सच एज एविडेंस ऑफ ऑनरशिप। अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती है, अब रजिस्टर नहीं करा होगा तो लीगल प्रोसीडिंग्स में साबित करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने रजिस्टर करा होगा तो लीगल प्रोसीडिंग्स में आप उस चीज को एविडेंट कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि मैंने तो कॉपीराइट के अंदर मेरा काम जो है प्रोटेक्टेड है अंडर कॉपीराइट एक्ट, सो यू कैन नॉट, ये जो है उन्होंने मेरा काम गलत तरीके से लिया है। जैसे कि अंडर कॉपीराइट लॉ क्रिएटर्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू रिप्रोड्यूस, ये हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि अपना काम दोबारा करना, उसको मॉडिफाई करना, चेंजेस करने, दोबारा बनाना सब कर सकता है जिसके पास कॉपीराइट लॉ होगा। देन डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज टू पब्लिक, अब जैसे कोई प्ले का कुछ है, कोई सीरीज है, कोई कुछ भी है, तो वो अपनी क्या करेगा, कोई प्ले बनाया फॉर एग्जांपल और उसकी उसको पूरा सा अच्छे से बना लिया, एक्ट कर लिया, उसकी अब सीरीज है जो मार्केट में उन्हें बेचनी है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक में उसकी कॉपीज। परफॉर्म और डिस्प्ले देयर वर्क पब्लिकली, और वो चाहे तो उस प्ले के बारे में प्रमोट करना हुआ पब्लिकली, अगर वो कुछ आउट भी करना चाहते हैं, कुछ रिवील भी करना चाहते हैं, वो उनका काम है, वो कर सकते हैं। क्रिएट डेरिवेशन वर्क बेस, मतलब ओनर का काम है, ओनर अपने चीजों के लिए डिसीजन खुद ले सकता है। Creative derivation work based on the original creations. So these rights typically endure for the life of creator plus a certain number of years after their death, varying by jurisdiction. तो कुछ उनकी डेथ के बाद भी अगर कॉपीराइट एक्ट के अंदर उनका काम प्रोटेक्टेड है, तो कुछ उनके डेथ के बाद भी वो काम प्रोटेक्टेड रहता है। When copyright law applies as soon as an original work is created. कब अप्लाई होता है? जब एक ओरिजिनल वर्क जो है क्रिएट हो जाता है। मैंने आपको क्या कहा था कि रेडी हो जाता है बन के एक काम, और वो फिक्स हो जाता है, मतलब कि इतना रेडी हो जाता है कि उसको कोई चुरा सकता है,
ठीक है, आपके दिमाग से वो चीज़ बाहर चली जाती है और अब वो इम्प्लीमेंट जब होने वाली होती है, प्रोसीजर में भी कोई उसे चुराता है तो भी एक फ़र्क पड़ जाता है। टेंजिबल फॉर्म में आ जाता है कि कोई उसे चुरा सकता है। दिमाग के आइडियाज़ को कोई जल्दी से नहीं चुराएगा जब तक आप शेयर नहीं करोगे। बट जब आप काम करने लग जाओगे तो उसे कोई भी उसकी कॉपी कर सकता है, आपका काम चुरा सकता है, तो उस सेंस में वहाँ उस स्टेज पे कॉपीराइट लागू होता है। सच एज़ राइटिंग ठीक है? तो राइटिंग हो गया आपका, कोई पेंटिंग हो गई या फिर आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। तो कॉपीराइट जो है बहुत बड़ी रेंज को कवर करता है, इस बात को आप समझ लीजिए। जैसे लिटरेरी वर्क हो गया, कोई बुक हो गई, आर्टिकल हो गया, पोएट्री हो गई, आर्टिस्टिक वर्क हो गया, कोई पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, म्यूजिकल कंपोजिशंस, रिकॉर्डिंग्स, ड्रामेटिक वर्क्स, प्ले, स्क्रिप्ट्स, आर्किटेक्चरल डिजाइन, सॉफ्टवेयर कोड, ये सब जो है कॉपीराइट के अंडर आ जाते हैं। ये सारे काम जो हैं इनमें से आप कुछ करते हैं या थोड़े बहुत और भी चीजें होंगी, कैटेगरीज होंगी, तो सब कॉपीराइट में आ जाता है। बेसिकली एक्सप्रेशंस, आपका किया हुआ काम। जैसे जनगण मन है, ये भी कॉपीराइट में प्रोटेक्टेड था। ठीक है, हमारा नेशनल एंथम। Now, understanding copyright. So, automatic copyright ownership. When you create something original like a story or artwork, you automatically have the copyright to it. जब आप कोई चीज बनाते हैं तो आपके पास automatically copyright आ जाता है because you are the sole creator of that thing. हाँ, कोई common चीज बना रहे हो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हो जो किसी ने नहीं बनाई है कभी भी, इट इज यूनिक, सो यू हैव दैट कॉपीराइट। जैसे कोई पेंटिंग हो गई, इफ यू आर, आप किसी और की पेंटिंग देख के बना रहे हो, आप बस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप अपनी एक सेल्फ, अपने आप एक न्यू पेंटिंग बना रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो वो कॉपीराइट में आ जाएगी। तो दिस मीन अदर कांट यूज और कॉपी योर वर्क विदाउट योर परमिशन। Now, optical registration, you can choose to register your copyright with the government. So, registration provides extra legal protection. Registration क्या होता है? Extra legal protection provide करती है। अगर कोई legal proceeding होती है तो उसमें आपकी जीतने में help करती है, especially if you need to take legal action against someone or the copying your work. What can be copyrighted? अब क्या क्या copyrighted हो सकता है? Copyright doesn't cover ideas. Copyright ideas cover नहीं करता है, names, logos और slogans. स्पीचेस और म्यूजिकल आइडियाज नीड टू बी रिटन डाउन। अगर आप स्पीचेस, मतलब आपका आइडिया विजिबल होना चाहिए, या तो कोई पर्सन उसे देखे, लाइक मूवी हो गया, या फिर कोई लिखा हुआ हो वो, या म्यूजिक हो गया तो वो रिकॉर्डेड हो, ऐसा होना चाहिए उसे टेंजिबल कि कोई पर्सन उसे, मतलब वो विजिबल हो, किसी के सिर्फ माइंड में ना हो, हवा में ना हो, आपका आइडिया दिखे। जैसे स्पीचेस या म्यूजिकल आइडियाज हो गए तो वो होते हैं नीड टू बी रिटन डाउन, वो लिखे हुए होने चाहिए या फिर रिकॉर्डेड होने चाहिए अगर उनको कॉपीराइट के अंडर प्रोटेक्ट होना है तो। Now, duration of copyright. In case of original literary, dramatic, musical, and artistic work, the time period of copyright in India is 60 years. तो क्या ड्यूरेशन है इंडिया की? इन सब कामों के लिए इंडिया में ड्यूरेशन है कॉपीराइट की 60 years. In addition to the author's lifespan. तो ये 60 इयर्स ऑथर्स के लाइफ स्पैन को ऐड करके बनाया। वेयर देयर आर मल्टीपल ऑथर्स, द टर्म इज 60 इयर्स पोस्ट डेथ ऑफ द लास्ट ऑथर। अगर यहाँ पे अगर जो बहुत सारे ऑथर्स है उसके, तो फिर जो टर्म होगी वो 60 इयर्स होगी आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट ऑथर। नाउ कम्स इंस्टेंसेस ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो इनको सिंप्लीफाइड वे में हम समझेंगे कि कॉपीराइट कब किसी का हम लाइक उससे ले लेते हैं या फिर जो भी है उसका इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। तो अनऑथराइज्ड कॉपिंग, जैसे किसी के भी काम को उसकी परमिशन के बिना कॉपी करते हैं तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। पायरेसी, शेयरिंग और सेलिंग कॉपीराइटेड मटेरियल। अगर हम कॉपीराइट मटेरियल है उसको शेयर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं इलीगली, ठीक है, जैसे मूवीज हो गई या म्यूजिक हो गया, तो वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। प्लेगरिज्म, यूजिंग समवन एल्स वर्क एंड प्रिटेंडिंग इट्स योर ओन विदाउट गिविंग देम क्रेडिट, तो वो भी प्लेगरिज्म में आ जाता है। और ऑनलाइन शेयरिंग, शेयरिंग कॉपीराइटेड स्टफ ऑनलाइन। कोई भी कॉपीराइट काम है उसे ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं विदाउट द क्रिएटर परमिशन, लाइक ऑन सोशल मीडिया या फाइल शेयरिंग साइट्स, तो वो भी आ जाता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में। अडेप्टेशन और डेरिवेटिव वर्क्स, मेकिंग न्यू स्टफ, कुछ नया बना रहे हैं, किसी और के काम, मतलब बेस्ड ऑन समवन एल्स वर्क विदाउट देयर परमिशन, किसी और के काम की देखा देखी उसकी कॉपी करके या कुछ भी उससे रिलेटेड, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। परफॉर्मिंग राइट्स वायलेशन,
परफॉर्मिंग कॉपीराइट स्टफ इन पब्लिक विदाउट द राइट परमिशन। तो कहीं परमिशन ना लेके कॉपीराइट को पब्लिकली कुछ परफॉर्म करना, वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। कमर्शियल यूज विदाउट परमिशन, कॉपीराइट काम को, कॉपीराइट स्टफ को मनी मेकिंग के लिए यूज करना, ठीक है, तो वो भी कॉपीराइट में आ जाता है ओनर्स की परमिशन के बिना, फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट आस्किंग द ओनर। डिजिटल रिप्रोडक्शन, मेकिंग कॉपीज ऑफ डिजिटल स्टफ लाइक ई बुक की कॉपी बना देना, इलेक्ट्रॉनिक बुक की, और या फिर सॉफ्टवेयर की, डिजिटल स्टफ की, जो इंटरनेट के स्टफ्स होते हैं उसकी कॉपी बना देना, वो भी ओनर की परमिशन के बिना कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाता है। अनऑथराइज्ड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटिंग समवन्स वर्क, किसी का काम उसकी परमिशन के बिना ट्रांसलेट करना भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पे आता है। रीब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट जो है या स्ट्रीम करना किसी के भी काम को, तो वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आता है। आर्ट वर्क रिप्रोडक्शन, मेकिंग कॉपीज ऑफ आर्ट, किसी के आर्ट की कॉपीज बनाना या और फोटोज विदाउट आस्किंग द आर्टिस्ट, उसकी पहले एक पिक्चर लेके आप इंटरनेट पे डाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आता है, उसकी परमिशन के बिना कर रहे हो तो। एजुकेशनल यूज without fair use, using copyright stuff in school without following the rules for fair use or getting permission, ये भी copyright के उसमें आ जाता है, infringement में आ जाता है। failure to attribute, not giving proper credit to the original creator, जब आप कॉपीराइट में मतलब क्या है कि आप अगर जो भी क्रिएटर है, किसी का क्रिएटर का काम आप यूज करो, उसे क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो, उसका ओरिजिनल क्रेडिट आप अपना नाम डाल रहे हो कि आपने किया है, तो वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। यूजिंग कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इलीगली, कि आप कोई सॉफ्टवेयर है जो लाइसेंस के साथ है, मतलब उसे ब्रेक कर रहे हो, उसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट पे आ जाएगा। और पब्लिक डिस्प्ले, शोइंग कॉपीराइट स्टफ इन पब्लिक विदाउट परमिशन, ये भी कॉपीराइट में आ जाएगा। आर्किटेक्चरल वर्क, कॉपिंग और यूजिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन विदाउट परमिशन, कोई भी आर्किटेक्ट का डिजाइन है जो आप उसकी परमिशन के बिना यूज कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, तो वो भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आएगा। फैशन डिजाइन इन्फ्रिंजमेंट, कॉपिंग और मेकिंग नॉकऑफ्स ऑफ ओरिजिनल फैशन, और असली जो ओरिजिनल होते हैं किसी के बनाए हुए डिजाइन होते हैं आउटफिट के, किसी भी चीज के, वो भी उसकी परमिशन के बिना आप बना रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो, तो वो भी कॉपीराइट में इन्फ्रिंजमेंट में आता है। तो अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक केस लॉ देख लेते हैं हम। ये YRF मींस यश राज फिल्म्स, जो आप सबने नाम सुना ही है, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी कंपनी है, वर्सेस श्री साई गणेश प्रोडक्शंस। तो यश राज की जो फिल्म थी, एक बहुत बड़ी कंपनी है ये, और उसने स्यू किया था श्री साई गणेश प्रोडक्शंस को, क्योंकि जो श्री साई गणेश की जो मूवी थी ना, जबरदस्त, ये कॉपी कर रहे थे यशराज फिल्म की जो मूवी थी बैंड बाजा बारात, जो ऑलमोस्ट हम सबने देख ही ली है। तो जो इस मूवी का जो काफी इंपॉर्टेंट स्टफ था, ऐसी कोई स्टोरी लाइन है, ऐसी कुछ चीजें थी जो साफ साफ बताती है कि जो जबरदस्त मूवी है वो बैंड बाजा बारात की कॉपी है। तो द कोर्ट चेक, तो क्या हुआ कि यश राज फिल्म ने श्री साई गणेश प्रोडक्शन को स्यू किया, तो जो कोर्ट है उन्होंने चेक किया कि कुछ ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, क्या वो कॉपीड है जबरदस्त के अंदर, बैंड बाजा बारात के। अगर ऐसे एलिमेंट्स कॉपीड है जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस मूवी को, यानी जबरदस्त मूवी को बैंड बाजा बारात से, तो डेफिनेटली वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में आ जाएगा। तो कोर्ट ने जब देखा, तो कोर्ट को समझ आया कि हाँ ऐसा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है वो कॉपीड है। तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया था दैट श्री गणेश प्रोडक्शन रियली डिड कॉपी ऑफ यशराज फिल्म मूवी, सो दे सेड इट इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो एक ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और मैंने मूवी का एग्जाम्पल भी इसलिए लिया, बहुत इजीली आप लोगों को समझ आ जाता। That's it in this video. I hope आपको वीडियो समझ आई होगी. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.